हमारी माँ को हम ला नहीं पा रहे थे बिकॉज पिताजी ने इनको इतना पीटा था कि इनका हिप फ्रैक्चर था कि तुम वापस जाओ ऑडिट्स में, दिस इज नॉट ए गुड जॉब, यू आर नॉट फिट फॉर इट। जैसे ही मैंने नॉक किया, दरवाज़ा खुला और मैं क्या देखती हूँ, मेरे सामने एक आदमी ने ऐसे बॉटल टेबल पे मारी और मेरे साथ रिलेशनशिप है, मैं ये वीडियोस लीक कर दूंगा, नहीं तो मेरे इस फ्रेंड के साथ जा, इस फ्रेंड के साथ जा। आप अगर मेरे यहाँ पहुंची तो मैं आत्महत्या कर लूंगी क्योंकि मैं अब विवाहित हूँ। मर्दानी मूवी जो है आपसे इंस्पायर्ड है। कहाँ थी आप जब हमें यहाँ जबरदस्ती लाया गया? तब आपकी पुलिस कहाँ थी? एक बार मीडिया में लोकल न्यूज़पेपर में आया कि संजय दत्त को येरोडा में नारकोटिक्स दिए जा रहे हैं। आवर कंट्री इज नॉट रेडी फॉर लिव इन रिलेशनशिप। आज भी हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आप इतना नहीं कर रहे कि कुर्सी से उठिए, दरवाजा खोलिए और उड़ान लीजिए। जोश टॉक्स आशा में डे 1 से हमारा ये प्रयास रहा है कि हमारे जीवन के हर वो सवाल, पर्सनल और प्रोफेशनल द्वंद्व जो हमें कॉन्फिडेंट होने से रोकते हैं और प्रबल होने से रोकते हैं, ऐसे सवालों के जवाब हम साथ ढूंढे और साथ एक ऊंची, अनबिलीवेबल, चैलेंजिंग उड़ान भरे। 1981 में ऐसी ही एक उड़ान भरने का सपना देखा पंजाब के फाजिल्का जिले की एक लड़की ने। सपना था IPS ऑफिसर बनने का। हम बात कर रहे हैं उस दौर की जब 144 IPS प्रोबेशनर्स के बैच में सिर्फ एक लड़की हुआ करती थी। वो एक लड़की थी हमारी आज की गेस्ट, रिटायर्ड डॉक्टर IPS मीरा चड्ढा बोरवणकर, महाराष्ट्र की सबसे पहली महिला जिला पुलिस अधीक्षक, मुंबई के क्राइम ब्रांच को हेड करने वाली सबसे पहली महिला ऑफिसर, महाराष्ट्र की सबसे पहली वुमेन कमिश्नर ऑफ पुलिस और रिटायर होते हुए DG NCRB एंड BPRD के तौर पे उन्होंने अपना नाम बनाया, जिस पे बॉलीवुड की फिल्में आधारित हो। ऐसा जीवन जीना क्या आसान था? जलगांव का सेक्स स्कैंडल क्रैक करना हो या 26/11 की मुंबई बॉम्बिंग्स में न्याय की रक्षा करना हो, पावर और मूल्यों का ये बैलेंस कैसे बनाया? आज के साइबर क्राइम्स और श्रद्धा वालकर जैसे निर्दयी केसेस की तादाद बढ़ते हुए भी हम लड़कियां खुद को कैसे और प्रबल बना सकती है और सक्षम बना सकती है, खुद की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, आज जानेंगे सुपर कॉप और सुपर मॉम मीरा बोरवणकर जी से। हेलो मीरा जी। धन्यवाद। कैसी आप? सबसे पहला सवाल जो मुझे पूछना था कि एक नवाचार की शुरुआत जब कोई करता है तब उसके पास कोई टेम्पलेट नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, कभी कभी तो वो मुकाम भी क्लियर नहीं होता। आपकी परवरिश के कुछ ऐसे किस्से जिससे आपको ये क्लैरिटी मिली? हमारे घर का एक ऐसा वातावरण था, मेरी मदर टीचर थी शादी से पहले और मेरे पिताजी पंजाब पुलिस में थे। मुझे पिताजी के यूनिफॉर्म का बहुत आकर्षण था। मेरी फैमिली तो पुलिस में जाने के विरोध में थी। मेरे पिताजी को क्योंकि रियलिटी ऑफ पुलिस ये पता था और मेरी मदर हमेशा कहती थी कि घर में कोई भी फैमिली फंक्शन हो या किसी भी सिनेमा में जाने की इच्छा हो तो तुम्हारे पिताजी को तो मर्डर का कॉल आ जाता है, तो वो वहाँ निकल जाते हैं, तो ये कोई अच्छा करियर नहीं है। परंतु मैं जलंधर में खालसा कॉलेज में पढ़ती थी, तो मेरे लेक्चरर्स ने एक बार बुला के मुझे कहा कि तुम्हारी पर्सनैलिटी देखकर हमें लगता है कि तुम फिट फॉर इंडियन पुलिस सर्विस हो और अब ये सर्विस महिलाओं के लिए खुल गई है। 81 बैच में जब मैं पहुंची हैदराबाद नेशनल पुलिस एकेडमी तो मुझे बहुत धक्का लगा कि मैं अकेली महिला हूँ। तो इंडियन पुलिस सर्विस के आप जैसे कहें दरवाजे खुल गए थे, परंतु लड़कियां और उनके पेरेंट्स के मन में बहुत शंका थी कि ये एक अच्छा करियर है क्या। कोई ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर आपको लगा कि जो डिसीजन मैंने अपने दम पे लिया है पिताजी का विरोध होने के बावजूद भी, वो मैं रिग्रेट कर रही हूँ या ये गलत चॉइस कर दी? नहीं, नॉट इवन वंस। मैं इतनी खुश थी पुलिस ज्वाइन करके कि मुझे कई बार ये लगता था कि मेरे बैच के लड़के जो बार बार मुझे कहते हैं कि तुम वापस जाओ ऑडिट्स में, दिस इज नॉट ए गुड जॉब, यू आर नॉट फिट फॉर इट, मैंने उनको टोटली इग्नोर किया। ये जो पुलिस एकेडमी है, यहाँ के लड़के मुझे बोलते थे, क्योंकि मैं एक बहुत छोटी सी जगह से हूँ, फाजिल्का से, और मैं कोई कॉन्वेंट एजुकेटेड नहीं थी,
मैं हिंदी मीडियम स्कूल्स में पढ़ी थी, तो मेरे बैचमेट्स मुझे बोलते थे मीरा इंग्लिश पंजाबी में बोलती है। मेरे मन में बहुत सेल्फ डाउट्स और कभी कभी अकेलापन ये फील होता था। उन्होंने हर रात को जब मैं अकेली खाना खा रही हूँ तो एक रिकॉर्ड उस टाइम पे बहुत पॉपुलर था, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, ये बजाना शुरू किया। अब आप सोचो रात का माहौल है, मैं अकेली खाना खा रही हूँ, बाकी सब ऑल मेल ऑफिसर्स, तो ये जब गाना बजता था मुझे बहुत तकलीफ होती थी। तो मैं हमारे जॉइंट डायरेक्टर के पास गई, उन्होंने कहा जस्ट इग्नोर इट, इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ। मैं वापस आ गई, फिर वो रोज गाना बजे। मैंने सोचा दूसरे जॉइंट डायरेक्टर को मिलते हैं, मिस्टर लूथरा। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, ये गाना तुम्हें तंग कर रहा है, ये रिकॉर्ड रोज बज रहा है, कल से रिकॉर्ड ऑफिसर्स मेस में नहीं रहेगा। जहां आपको तकलीफ हो रही है, आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आप कंफर्टेबल नहीं है, तो आप जरूर आवाज उठाइए। क्योंकि जैसे ही जो लड़के रिकॉर्ड बजा रहे थे, अगर मैं आवाज ना उठाती तो मैं पूरा 1 साल वो सहती। कई बार लड़कियां वो आवाज उठाने से या अगर कुछ प्रॉब्लम वो फेस कर रही है तो उसके बारे में बात करने से कतराती है, क्योंकि शायद वही है, इज्जत पे बात आ जाएगी, या फिर क्यों ही करना, या फिर कौन ही सुनेगा। तो ये हम बात बहुत बोलते हैं कि जब आपको बस स्टॉप पे, स्कूल या कॉलेज जाते टाइम बसेस में कोई टीज कर रहा है, स्कूल के आसपास, घर के आसपास आपको तंग कर रहा है, तो आप चुप मत रहिए। बहुत बार लड़कियां सोचती हैं अगर हम पुलिस स्टेशन गई तो हमारा कौन सुनेगा। तो मेरा कहना है ये जो रोड साइड हरासमेंट है, पहले आप पेरेंट्स से शेयर कीजिए, कॉलेज स्कूल के टीचर्स से शेयर कीजिए। अदरवाइज अगर नहीं आपको हेल्प मिल रही तो आप पुलिस स्टेशन में जाइए। हर पुलिस स्टेशन में देश में एंटी गुंडा स्टाफ है, वो इन जो रोड साइड जिन्हें रोमियोज बोलते हैं, उनके लिए ही, उनको कंट्रोल करने के लिए क्रिएट किया गया है। चुप रहना इज नॉट एन ऑप्शन। आप जब भद्रकाली पुलिस स्टेशन में आपकी ट्रेनिंग हो रही थी, रेड पे जाना ये पहली बार अगर जब शुरू हुआ, क्या ऐसा अनुभव था आपका? क्या आपके मन में कभी वो डाउट्स आए? देखिए, अगर मैं आज आपको एक कॉन्फिडेंट रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर लग रही हूँ तो ये मैं ऐसी नहीं थी, मेरे में भी बहुत सेल्फ डाउट्स थे। कोल्हापुर में जाकर मुझे एक बार एक चैलेंज मिला। हमारे ऑफिसर्स ने कहा कि कोल्हापुर से अबाउट 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर्स एक चंदगढ़ नाम का पुलिस स्टेशन है, उसके एरिया में बहुत बड़े प्रमाण पे जुगाड़ चलती है वीकेंड्स पे। हमने एक मारुति वैन लिया, मैं और मेरा जो पर्सनल स्टाफ था, हम चंडीगढ़ पहुंचे। किसी को पता नहीं, लोकल पुलिस स्टेशन को पता नहीं, शाम का टाइम। तो अब ऐसा है कि सिंस यू आर फ्रॉम आईपीएस यू हैव टू लीड इट। तो मैंने ऐसा दरवाज़ा नॉक किया, एक जहाँ बताया गया था कि यहाँ अंदर जुगाड़ चल रहा है। तो ये जो जुगाड़ करते हैं या ये दारू या प्रोस्टिट्यूशन, इनके भी ना बहुत अलर्टनेस, एंटीनास बड़े स्ट्रांग होते हैं। जैसे ही मैंने नॉक किया, दरवाज़ा खुला और मैं क्या देखती हूँ, मेरे सामने एक आदमी ने ऐसे बॉटल टेबल पे मारी और मेरे ऊपर आ गया, टूटी हुई बॉटल लेके, विद वेरी शार्प साइड्स। तो मैं यंग थी, अलर्ट थी और मैं फिजिकल फिटनेस में बहुत बिलीव करती हूँ। मैं तो एकदम साइड पे हो गई। वो जोर से, जितने जोर से मेरे पे आया था उतनी जोर से नीचे गिरा और देयर वाज अ स्टन्ड साइलेंस। और फिर हमने जब रेड करके अंदर देखा तो मेरे हिसाब से कुछ 57,000 कैश, एंड ये कब की बात है, 1985-86 की, 57,000 कैश। नेक्स्ट डे कोल्हापुर न्यूज़पेपर्स में बड़ी हेडलाइन न्यूज़, क्या, महिला अधिकारी, मराठी में, महिला अधिकारी जुगाड़ का रेड करती है तो 57,000 कैश मिलता है। पुरुष अधिकारी रेड करते हैं तो 57 रुपए भी नहीं मिलते। तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, मेरी टीम स्ट्रांग हुई, थोड़ी बहुत जेलसी भी हुई मेल ऑफिसर्स में। इसमें 2-3 लर्निंग लेसन्स थे। एक तो एक्सेप्ट द चैलेंज, दूसरा फिजिकल फिटनेस एंड अलर्टनेस, और तीसरा पुलिस में सिर्फ फिजिकल ही काम नहीं होता, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, कि आपको अगर 57,000 रुपए मिले हैं
और 5 पैसे भी मिले हैं तो उसका पंचनामा ठीक हो ताकि कोर्ट में केस टिके। इस पॉइंट पर आप आपके करियर के पीक पर थी और तभी आपने माँ बनने का डिसीजन लिया। कभी आपने क्या इस डिसीजन की वजह से कोई रुकावट महसूस की? देखिए, अब ऐसा है, आई वॉज अ यंग पर्सन, पर मेरे को ऐसा था कि मुझे करियर भी करना है एंड आई वांट अ सेटिस्फेक्शन ऑफ अ फैमिली लाइफ ऑल्सो। तो मेरा जो पहला बेटा है वो मेरी शादी के 4 साल बाद है। तो मैंने प्लान किया, जब मेरा बड़ा बेटा 5 साल का हो गया तो मैंने खुद हमारे डायरेक्टर जनरल से और उन्होंने चीफ मिनिस्टर से कि मीरा बोरवनकर को जिला चाहिए, वो जिद की है। तो उस टाइम पे सीएम ने बोला भी, चीफ मिनिस्टर ने बोला भी, क्यों, वो तो मुंबई में अच्छा काम कर रही हैं। उस टाइम पे पर मैंने हट किया कि महाराष्ट्र में अभी तक महिला पुलिस अधिकारी को, आईपीएस अधिकारी को इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया गया, तो मुझे इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुपरिटेंडेंट होने का ही है। तो और जब मेरा दूसरा बेटा हुआ तब मैंने सीआईडी में पोस्टिंग ली। तो मैं ये कहना मांगूंगी लड़कियों से कि देयर इज टाइम फॉर मदरहुड एंड टाइम फॉर करियर। अगला सवाल, तो पहले के ज़माने में एमएमएस और आज की तारीख में न्यूड्स या छुपके से ली हुई वीडियोस, ये लीक कर देने वाले बहुत से केसेस अभी साइबर क्राइम के अंतर्गत संभाली जाती। ऐसे ही एक केस था, वही जो जलगांव सेक्स स्कैंडल था। आपने वो केस सॉल्व किया, पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने क्या ऑब्जर्व किया? तो जो 3 आरोपी मेन थे वो पॉलिटिकली बड़े स्ट्रांग थे। 2 उनमें से म्युनिसिपल काउंसलर्स थे जलगांव सिटी के, एक के पिताजी एमएलए रह चुके थे और उनके पास पैसा था। वो कॉलेजेस में एडमिशन लेकर लड़कियों से संपर्क में आते थे और फिर शादी का प्रॉमिस देकर उनसे सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते थे और उसके वीडियोस निकाल लेते थे। उन्होंने एक वहां पे लॉज थी, उसके रूम्स ले रखे थे जहां वो वीडियो करते थे। वीडियोग्राफी के आधार पे फिर लड़कियों को ब्लैकमेल करते थे कि शादी तो बाजू में ही रह गई, कि अब तेरा मेरे साथ रिलेशनशिप है, मैं ये वीडियोस लीक कर दूंगा, नहीं तो मेरे इस फ्रेंड के साथ जा, इस फ्रेंड के साथ जा। तो एक ऑब्जर्वेशन था कि ये जो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग यंग मनीड बॉयज, दे हैड गॉन एस्ट्रे। दूसरा कि लड़कियां जब इस ब्लैकमेल के चक्रव्यूह में फंस गई तो इमीडिएटली अपने पेरेंट्स या कॉलेज टीचर्स से कन्फाइड करने की जगह वो ऐसा फंसती गई उसमें कि एक ऐसा टाइम आया जब नियरली 60-70 लड़कियां तो मेरे पास ही आई कि दे वर एक्सप्लॉइटेड। तो ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन था कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन गर्ल्स एंड पेरेंट्स। जब तक वो हमारे तक आई तब तक इतनी देर हो चुकी थी कि एक लड़की का मुझे परभनी जिला से पत्र आया मुझे मेरे नाम पे, सिर्फ मीरा बोरवनकर जलगांव, और मुझे पहुंच गया पुलिस में इसमें। वो उसमें लिखा था कि मेरा इन लड़कों ने बहुत बुरी तरह से शोषण किया है, मुझे समझ में आया कि मेरी फोटोग्राफ्स आपको मिल गई हैं, आप अगर मेरे यहाँ पहुंची तो मैं आत्महत्या कर लूंगी क्योंकि मैं अब विवाहित हूं। तो इतना चुप रहना ये बहुत घातक रहा है और लड़कियों को चुप नहीं रहना चाहिए। यही मैंने जलगांव में देखा और पुलिस करियर में भी देखा। जलगांव केस के बारे में अगर हम बात करें तो उन लड़कियों के दिमाग में वो जा रही है, वो शोषित हो रही है, लेकिन फिर भी वो चुप है। तो आपको क्या लगता है मेंटालिटी में क्या चेंज आना चाहिए? हमारी कंडीशनिंग हमें कैसे रोकती है आवाज उठाने से? हमारा जो जनरेशन, यंग जनरेशन सोच रहा है कि क्योंकि मेरे माता पिता ज्यादा शिक्षित नहीं हैं वो मुझे गाइड नहीं कर पाएंगे। तो एक तो ये गलत है, अनुभव शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। दूसरा कंडीशनिंग जो है अभी भी बहुत कंडीशनिंग घर से शायद लड़कियों को यही मिलती है कि ज्यादा मत बोलो, चुप रहो, घर की इज्जत का सवाल है। उसमें आई थिंक वी शुड अप्लाई आवर ओन माइंड कि इज्जत को कहां तक आप लेंगे। अगर आपका शोषण हो रहा है तो आप शोषण की तरफ देखिए, उससे बाहर निकलिए, इज्जत को साइड में रखिए। हाल ही में एक केस ने इंडिया की सारी लड़कियों की आजादी पे एक तरीके से सवाल उठाया,
इतनी अमानुषी तरीके से वो हत्या जो हुई थी, उसके खौफ ने ही माहौल पूरा बदल दिया है, खास करके उन लड़कियों के लिए जो दूसरे शहर जाती है काम के सिलसिले में, और जो कि आजकल बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपने करियर ओरिएंटेड क्योंकि हो गई है तो वो शहर बदलते रहती है। ऐसी लड़कियों के आज़ादी पे सवाल उठना, आपको क्या लगता है कि क्या वो जायज़ है, पहली बात? और दूसरी बात, वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकेगी? अभी जो 2-3 केसेस हुए हैं जिसमें गर्ल्स वर इन लिव इन रिलेशनशिप, यहाँ तो उन्होंने पेरेंट्स से शेयर नहीं किया, बताया नहीं, या हाँ, माता पिता के विरोध में उन्होंने ऐसे बाहर आके लड़कों के साथ रहना शुरू किया। तो मुझे ये लगता है, एक तो हमारा आवर कंट्री इज नॉट रेडी फॉर लिव इन रिलेशनशिप। दूसरा कि यूथ शुड नॉट अंडर एस्टिमेट द गाइडेंस विच सीनियर्स कैन गिव। अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपने सीनियर्स से अगर आप शेयर करेंगे तो आपको टाइम पे मदद मिल जाएगी। ये भी सत्य है कि आज भी देश में महिलाएं रात के टाइम पे पब्लिक स्पेसेस में सुरक्षित नहीं हैं। उसके लिए एक तो इंक्रीज्ड पुलिस प्रेजेंस, जिसके लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, बीट स्टाफ, बीट गाड़ियों के अलावा आजकल हम महिलाओं को और पुरुष कर्मचारियों को मोटरसाइकिल और स्कूटर दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी, सीसीटीवीज, इनकी बहुत मदद मिल रही है। तो मैं कहूंगी कि पुलिस की तरफ से हर राज्य में और केंद्र सरकार की तरफ से भी महिलाओं के लिए, महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए एक तो टेक्नोलॉजिकली स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। दूसरा, लॉ जो है वो टोटली महिलाओं के फेवर में जा रहा है। महिला पुलिस अधिकारी ही महिला के विरुद्ध जो अत्याचार हो रहा है वो केसेस इन्वेस्टिगेट करे, इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है। पॉक्सो केसेस में भी महिला अधिकारियों को इन्वेस्टिगेशन दी जा रही है। तो मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ कि आज भी हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। पुलिस एज ए डिपार्टमेंट बहुत प्रयत्न कर रहा है। नागरिकों की, कम्युनिटी की और मदद की जरूरत है। अगर कोई पीड़ित महिला है तो वो जाकर उनसे बात कर सकती है और एक तरीके से उन्हें वेटेज मिलेगा, उनकी बात को ऐसे ही डिसमिस नहीं किया जाएगा, उसे एक जगह मिलेगी, वो सुनी जाएगी। इस सिक्के का जो दूसरा पहलू है वो ये भी है, कभी कभी वो केसेस फेक भी होते हैं। क्या लगता है मतलब इस स्टैंड के बारे में? क्योंकि महिला के अधिकारों के बारे में हम बहुत जब बात करते हैं, साथ ही साथ वो भी देखना है कि मर्दों के अधिकार उसमें छीने ना जाए। बहुत केसेस में पुलिस इनको, हम बोलते हैं बी समरी, इट्स ए फॉल्स केस, ऐसा कह के क्लोज करती है। पर कई बार ये केसेस कोर्ट में जाते हैं क्योंकि महिला इंसिस्ट करती है कि ये जो घटना है मेरे साथ हुई है, और कोर्ट में फिर वो केसेस चलते हैं। ये भी सत्य है कि आज पार्किंग हो या सिविल डिस्प्यूट हो तो उसमें जानबूझकर गलत कंप्लेंट दी जाती है, विरोध पार्टी के अगेंस्ट मॉलेस्टेशन की कंप्लेंट। ये आजकल बहुत कॉमन हो गई है। अभी रिसेंटली मैं एक केस मुंबई का हैंडल कर रही हूँ जिसमें 2 भाइयों में चेंबूर के एक अपार्टमेंट के बारे में झगड़ा है, परंतु एक की वाइफ ने जाकर गोवंडी पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेंट की कि मेरे देवर ने मुझे मॉलेस्ट किया। तो पुलिस स्टेशन ने क्लियरली, पुलिस अधिकारी ने कहा, देखिए आपका सिविल डिस्प्यूट है अबाउट दिस अपार्टमेंट, आज आप जो ये कंप्लेंट दे रही हैं ये फॉल्स कंप्लेंट है, हम इसको नहीं लेंगे, आपका सिविल इशू है। सो दिस इज ट्रू कि सिविल इश्यूज में और एनिमिटी जहां हो वहां महिलाओं को सामने लाकर झूठे केसेस भी दिए जा रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस रिलेटेड, जब एक औरत है जो कई सालों तक वो डोमेस्टिक वायलेंस झेल रही है, लेकिन चाहे वो घर की इज्जत हो या परिवार को बचाना हो, इस कारणवश वो आगे नहीं आती है। क्या आपने कभी ऐसा कोई केस देखा है या जो आपने सॉल्व किया होगा, और आपको क्या लगता है कहाँ वो महिला गलत हो जाती है? ऐसे बहुत केसेस आते हैं। एक केस मैं आपको बताऊंगी, जब मैं जॉइंट कमिश्नर क्राइम थी तो मेरा जो चेंबर था वो फर्स्ट फ्लोर पे था। एक दिन एक महिला आई, उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, 20-25 साल के बच्चे होंगे, ये महिला लेट 50s में होगी। उन्होंने बोला कि हम आपको पहले मिलना चाह रहे थे, परंतु आपका जो ऑफिस है वो पहले मंजिले पे है
और हमारी माँ को हम ला नहीं पा रहे थे बिकॉज पिताजी ने इनको इतना पीटा था कि इनका हिप फ्रैक्चर था, और ये माँ आज भी आना नहीं मांग रही थी, और हम इनको जबरदस्ती ला रहे हैं क्योंकि आज अब ये सीढ़ियां चढ़ सकती हैं। परंतु दुख की बात यह है कि जिस फ्लैट में हम रहते हैं, जहां हमारे पिताजी हमारी माताजी को मारते हैं, वो फ्लैट इनको शादी में, मेरी माँ को शादी में मिला है। माँ के फ्लैट में रह के ही पिताजी इनको मारते हैं, और माँ आज भी हमारे साथ आने को तैयार नहीं थी, परंतु हम इनको जबरदस्ती लाए हैं। मैं फिर ये कहना मांगूंगी, जहां आप पर अन्याय होता है, आपका शोषण होता है, आप आवाज उठाइए। अगले केस पर आता है जो मतलब जिसके लिए आप काफ़ी न्यूज़ में भी आई थी कि मुंबई के 26/11 के बॉम्बिंग्स जो हुए थे, और उस टाइम पे ऐसा था कि इंडियन लॉ विल प्रिवेल और नॉट, है ना? बहुत जिम्मेदारी थी पूरे ही दल पे, मतलब पुलिस दल पे भी थी कि भारत की पोजीशनिंग अगेंस्ट टेररिज्म किस तरह की होगी, वो पूरी तरीके से आपके पुलिस सर्विसेज के हाथ में थी। एक महिला होने के तौर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी पहली बारी किसी को मिली है। क्या आपके मन में कोई डाउट, कोई चिंता, या एक होता है ना कि ये पहली बारी मुझे करना है और ये इतना बड़ा केस है, क्या मैं सही से कर पाऊंगी या नहीं? तो ऐसा था, जब अजमल कसाब को 26/11 के केस में फांसी देनी थी, तब मैं कारागृह विभाग की प्रमुख थी। तो उस समय शासन ने ये निर्णय लिया, महाराष्ट्र शासन ने, कि ये जो फांसी है ये जब दी जाए तो कारागृह विभाग का प्रमुख वहां पे उपस्थित रहे। अब कारागृह विभाग के प्रमुख महिला है या पुरुष है, दैट इज इमैटेरियल, उनको हाजिर रहना है जगह पे, ऐसा एक आदेश आया। तो मेरे मन में भी शंका आई, बिकॉज मैंने भी कभी हैंगिंग नहीं देखी थी और कभी सोचा भी नहीं था कि फांसी की शिक्षा के आदेश में मेरा नाम आएगा। तो मेरे साथ के जो कारागृह विभाग के अधिकारी थे, उनके लिए भी एक बहुत ही नया और कठिन और चैलेंजिंग अनुभव था। तो वो आपकी पहली हैंगिंग थी जो आपने अपने आंखों के सामने देखी है? हाँ, यस। पर उसके बाद याकूब मेमन का भी फांसी का केस हुआ। तो हमने ये लीगल प्रोसेस टू द लास्ट फॉलो किया, और जब एक्चुअल हैंगिंग पे खड़ा रहना है, उस टाइम मुझे ऐसा लगा, अगर मैं वहां नहीं खड़ी रही तो ये कहा जा सकता है कि महिला अधिकारी थी, वो देख नहीं पाई। महिला अधिकारियों की लिमिटेशंस होती हैं, तो इसलिए अपने आप को ये मेंटल टॉक कि ये कानूनी प्रोसेस है, दिस इज द लॉजिकल एंड, दिस इज नो इनजस्टिस, ये कह के फिर मैंने वो जो एज पर लॉ है वो कैपिटल पनिशमेंट एग्जीक्यूट करवा दी। मैं सुप्रीम कोर्ट से एग्री करती हूँ कि फांसी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दी जाए, और ऐसे टेररिस्ट एक्ट जहाँ पे इतने इनोसेंट लोगों की हत्या होती है, उसमें मुझे लगता है ये वाजिब है, परंतु प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। और ये लीगल प्रोसेस फॉलो करने के बारे में हम कारागृह विभाग के अधिकारी और महाराष्ट्र होम डिपार्टमेंट, हमने बहुत ही बारीकी से इसको देखा था। आप काफी मॉडेस्ट है, एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन मर्दानी मूवी जो है वो मैंने इंटरव्यूज भी जो भी देखे उसमें वो कहते हैं कि आपसे इंस्पायर्ड है। हाँ, इंस्पायर्ड है, बट ऐसे कैसे मैम? नहीं, मैं आपको बताऊं क्या हुआ था। जब हम बॉम्बे में थे, तो मुंबई में जो क्रिमिनल गैंग्स थे वो क्या करते थे, देश के विभिन्न भागों से यंग लड़कियां लेके आते थे, उन्हें या तो बार में काम करवाने को लगाते थे एज बारटेंडर्स, या फिर ऑर्गेनाइज प्रोस्टिट्यूशन चलता था। तो वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर थे मिस्टर रॉय, उन्होंने अपनी स्पेशल पावर्स यूज करके बहुत से ऐसे गैंग्स को कंट्रोल किया था। क्राइम ब्रांच उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करती थी। तो जब मैं पुणे पुलिस कमिश्नर बनी, तो मैंने एक ये सोचा कि एज महिला पुलिस कमिश्नर मैं क्या कुछ खास करूं। तो मुझे लगा कि पुणे में माइनर गर्ल्स का प्रोस्टिट्यूशन मैं रोकूंगी, क्योंकि मैं इतना बड़े पैमाने पे प्रोस्टिट्यूशन चलता है, सारा तो नहीं रोक पाऊंगी, माइनर्स का प्रोस्टिट्यूशन रोकूंगी। तो उसके लिए फिर जो मैंने टीम बनाई और जो
काम किया, तो उसकी वजह से बहुत लोग इंस्पायर हुए। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन आपने ये जो थॉट प्रोसेस था आपका कि माइनर ट्रैफिकिंग, माइनर गर्ल ट्रैफिकिंग को रोकने का, ये आइडिया जो था वो आपको तभी रियलाइज हुआ था जब आप कामाठीपुरा गई थी। और उसके बारे में बताइए कि वहाँ क्या एक्सपीरियंस था। हाँ, तो जब मैं एक यंग डीसीपी थी, मुझे ये बहुत लगता था कुछ अच्छा करना चाहिए। तो कमाठीपुरा में ऑर्गेनाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन बड़े पैमाने पे चलता है। तो मैंने ऑफिसर्स को बोला कि हम ये यहाँ रेड करेंगे, एक अच्छा सा बड़ा रेड करेंगे। और हमने आसपास के पुलिस स्टेशन से, कमिश्नर सर से रिक्वेस्ट करके बहुत मैन पावर लिया। मैं बहुत एंथुजियास्टिक थी। तभी मैंने नोट किया मेरे ऑफिसर्स इतने एंथुजियास्टिक क्यों नहीं है, वो मेरे जो ये शेयर क्यों नहीं कर रहा है। मैंने देखा कि वो, ये मुझे जलगांव में भी लगा था। जलगांव में वो कहते थे, मैडम ये लड़कियां कोर्ट में जाकर नहीं कहेंगी कि हमारे पे अत्याचार हुआ, और वही हुआ। 50% महिलाओं ने, लड़कियों ने कहा था कि हमारे पे कुछ अत्याचार नहीं हुआ, ये फॉल्स केसेस हैं। कमाठीपुरा में इतना बड़ा रेड किया और नियरली 250 लड़कियों को, महिलाओं को बाहर निकाला। केवल 9 लड़कियों ने कहा कि हम घर वापस जाएंगी, आप हमारा वापस जाने का प्रबंध कीजिए। बाकी लड़कियां, महिलाएं मेरे पे चिल्ला रही हैं, कहाँ थी आप जब हमें यहाँ जबरदस्ती लाया गया? तब आपकी पुलिस कहाँ थी? जब हमें जरूरत थी तब तो आप आए नहीं, अब हमें घर में कोई लेगा नहीं, अब आप हमें बचाकर भेजेंगी तो कहाँ भेजेंगी? सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और विमेन एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ये एक इतना गंभीर इशू है कि एक मर्दानी पिक्चर तो क्या, इस पे तो बहुत स्टोरीज हैं। मुंबई के जो एक केस था बॉलीवुड का, संजय दत्त वाला, उस टाइम पे ऐसा रूमर था कि आपने उनका वो जो स्पेशल ट्रीटमेंट उन्हें मिल रही थी वो रुकवाई थी। नहीं, ऐसा नहीं था। एक्चुअली मैं उस टाइम कारागृह विभाग की प्रमुख थी और संजय दत्त को येरोडा प्रिजन में रखा गया था, और मेरा हेडक्वार्टर भी पुणे था और येरोडा कारागृह भी पुणे में है। एक बार मीडिया में, लोकल न्यूज़पेपर में आया कि संजय दत्त को येरोडा में नारकोटिक्स दिए जा रहे हैं। मैंने सोचा चलो सरप्राइज विजिट करते हैं। तो मैंने अपना विजिट रखा येरोडा महिला प्रिजन के लिए, कारागृह के लिए। वहाँ मैंने 1 घंटा भेंट दी और अचानक बाहर निकल करके ड्राइवर को बोला कि मेल प्रिजन में चलेंगे। क्योंकि मैं यूनिफॉर्म में थी, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, तो एकदम गेट खुल गए। कारागृह के बहुत बड़े गेट होते हैं, और मैं इमीडिएटली अपने स्टाफ को बोला तुम एंट्री करो, एंट्री करना जरूरी होता है। और कुछ नहीं निकला संजय दत्त के रूम से। हमने बहुत माइन्यूटली तलाशी ली, पर बीड़ी बहुत मिली, बीड़ी जो पीते हैं। तो सुपरिंटेंडेंट जो थे येरोडा पुलिस स्टेशन कारागृह के, वो तब तक आ गए और उन्होंने बताया कि संजय दत्त जो काम करते हैं वो लिफाफे बनाते थे। वी इनकरेज कि कारागृह में जितने भी कैदी हैं वो कुछ ना कुछ काम करके पैसे कमाएं, तो उसमें से वो बीड़ी खरीदते हैं। परंतु ये था कि संजय दत्त ने मुझे बता दिया कि उन्होंने मेरे बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल रखी थी, मैं फाजिल्का की रहने वाली हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। वही फाजिल्का से शुरुआत हुई, वहाँ पर आपने रहते हुए एक सपना देखा। आज 37 इयर्स के करियर के बाद अब रिटायर हुई है, आज भी आप कार्यरत तो है ही, काम करना तो आप जैसी महिला मुझे नहीं लगता कि रोकेंगी कभी। लेकिन इतने सालों में आपने कई तबके की लड़कियों के साथ इंटरेक्ट किया होगा, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ की भी, महाराष्ट्र की स्पेशली। आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लड़कियों को अंदर से रोकती है बड़े सपने देखने के लिए? वो उड़ान जिसे हम कह रहे हैं, लेकिन वो उड़ान के बारे में सोचना भी कभी-कभी लड़कियां खुद को ही रोक देती है। कौन सी चीज़ है? तो एक तो लड़कियों में एक्सपोजर नहीं है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम है। लड़कों में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, वो कुछ ना कुछ बड़ी उड़ान लेने की आकांक्षा रखते हैं। लड़कियों में आकांक्षा है, परंतु सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा है। एक तो सेल्फ डाउट मैंने बहुत देखा है। दूसरा, 2 चीज़ें जो मैं कहना मांगूंगी यंग गर्ल से। एक तो एक्सक्यूज ना दें, ना करने के 1000 बहाने या एक्सक्यूजेस देती हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग इट। दूसरा, ब्लेम।
पेरेंट्स को ब्लेम कर दिया, पड़ोसियों को ब्लेम कर दिया, टीचर्स को ब्लेम कर दिया। तो मैं ये कहना मांगूंगी, ये ब्लेम गेम छोड़िए, एक्सक्यूजेस बनाना छोड़िए, आपकी ज़िंदगी अपने हाथ में लीजिए और जो आपको चाहिए वो करिए। अन्यथा वो जो एक मैंने आपको फोटोग्राफ दिखाई, आप खिड़की के अंदर एक रूम में बंद हैं क्योंकि आप सबको ब्लेम कर रही हैं। आप अपने पति को ब्लेम कर रही हैं, अपने माता पिता को ब्लेम कर रही हैं, समाज को ब्लेम कर रही हैं। वो दरवाज़ा खुला है, वो खिड़की खुली है, जिंदगी बीत रही है, पर आप इतना नहीं कर रहे कि कुर्सी से उठिए, दरवाज़ा खोलिए और उड़ान लीजिए। सो प्लीज ब्लेम करना, एक्सक्यूज करना बंद कीजिए। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ एंड लिव योर लाइफ एंड अचीव योर फुल पोटेंशियल्स। ये मैं कहना मांगूंगी। आपकी पूरी लाइफ के बारे में अभी जो भी आपने हमारे साथ शेयर किया है, बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस है, पूरी टीम अग्री करेगी कि फिल्मों की तरह है ना। तो और अगर हमें आपके बारे में पढ़ना हो, अगर हमें समझना हो कि आपके एक्चुअल में ऐसे कौन से अनुभव थे जो शायद हमें कोई एक रास्ता दिखाए, आप कहाँ लिखना पसंद करती हैं? या तो ये देखिए, ये बुक्स हैं, मैंने 2 बुक्स लिखी हैं, इंग्लिश में है, हिंदी में है, मराठी में है। इसमें मैंने अपने बहुत सिंपल से लाइफ के एक्सपीरियंसेस और हर चैप्टर के बाद लेसन्स लर्न्ड एंड एक्शन पॉइंट्स ये दिए हैं, अमेज़ॉन पे उपलब्ध हैं। और ये जो इंस्पेक्टर चौगले है, दीज आर ऑल ट्रू इंसिडेंट्स विच हैपन टू मी। एक मेरी 3rd बुक है, मैडम कमिश्नर, वो पैन मैकमिलियन रिलीज करेगा इन मई। तो अगर आपको और जानना है तो आप ये बुक्स लीजिए, परचेज कीजिए। ज़रूर ज़रूर। थैंक यू मैम आपके टाइम के लिए। विमेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ये पूरा हफ्ता जोश टॉक्स आशा के साथ। थैंक यू इतना वक्त निकालने के लिए और बिल्कुल दिल खोल कर हमारे साथ बात करने के लिए, आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। मीन्स अ लॉट टू अस। थैंक यू एंड हैप्पी वुमेन्स डे। तो ये थी रिटायर्ड डॉक्टर IPS मीरा चड्ढा बोरवनकर। आशा करते हैं कि जोश टॉक्स आशा की ये प्रस्तुति आपको बहुत पसंद आई हो। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आप मीरा जी से क्या जानना चाहेंगे, कौन से ऐसे सवाल है आपके मन में जो आपको लगता है आपको उड़ान भरने से रोकते हैं। थैंक यू। ऑल्टरनेटिव्स में हमारे पास टैम्पॉन्स होते हैं और मेंस्ट्रुअल कप होते हैं। तो ये दोनों कितने सेफ़ हैं? अगर लड़कियां शादी से पहले मास्टरबेशन करती हैं तो क्या इससे उन्हें शादी के बाद सेक्स करने में कोई प्रॉब्लम होती है कि नहीं? कोई XYZ लड़का किसी लड़की के क्लोज आ रहा है तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो जो है अपने आप को फोर्स नहीं कर रहा है उसके ऊपर? भगवान ने ना ह्यूमन बॉडी को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया था जितना आजकल लोगों ने बना दिया। मेरी एडवाइस उनके लिए ये है कि भाई अपने आप को टॉर्चर मत करिए। अगर आपको लगता है कि मेरे को नहीं करना है तो इट्स ओके, इट्स परफेक्टली ओके, यू कैन ट्राई।